गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से रिवीजन चालू करें हम बिना किसी देरी के, है ना। चल, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा रिवीजन्स के अंदर, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे बोला था कि हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, उसके बाद फिर हम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, मैंने आपको अगर लिस्ट बनाऊं तो सबसे पहले आपका आता है शेयर कैपिटल, बायबैक, इशू, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर, और इसके अलावा वैल्यूएशंस, क्लियर, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो है वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारे छोटे छोटे से हैं, वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे बेटा किससे, इशू ऑफ शेयर से, शेयर कैपिटल जो कि हमारा पहला टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स। तो हम सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नोट्स सबके पास होंगे ही क्योंकि मैंने नोट्स सबको भेज रखे हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा कौन सा, मीनिंग ऑफ शेयर्स को लेकर के। शेयर्स क्या होता है, हमको पता है शेयर्स क्या है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एक सिंगल पार्ट हमारा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। हमने शेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब सारे शेयर्स, सारी यूनिट को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, हमारी शेयर कैपिटल बन जाती है। क्या बन जाती है, हमारी शेयर कैपिटल बन जाती है। तो शेयर कैपिटल समझ में आ गई आपको कि शेयर कैपिटल क्या होती है। मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जो कैपिटल हम रजिस्टर्ड कराते हैं वो कैपिटल नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। कौन सी कैपिटल, तीन नाम मैंने आपसे बोले, कौन कौन से, रजिस्टर्ड, नॉमिनल और ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल कहां पर लिखी हुई होती है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कहां दी लिखी रहती है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कहां पर, कैपिटल क्लॉज के अंदर, जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि कितनी कैटेगरी के आपके शेयर्स हैं। और दूसरी बात आपको क्या बताना पड़ता है, सेकंड पॉइंट, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, हाँ कितनी किस क्लॉज के शेयर है और उनकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। मैंने आपको बोला था हर एक कंपनी को रजिस्टर्ड होने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक कौन सा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपलसरी कि वो बनानी पड़ेगा, हर एक कंपनी का अलग रहेगा, क्लियर है कि नहीं। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि टेबल एफ जैसे कई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अवेलेबल है। अगर कोई कंपनी बनाती नहीं है तो उसके ऊपर टेबल एफ, और दूसरी कंपनी का तरीके है तो दूसरी टेबल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं। ये बात हमने डिस्कस कर रखी थी। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ शेयर्स की, तो मैंने आपको बोला था शेयर्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज इक्विटी और सेकंड वन इज प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं बेटा, जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं। कौन से शेयर बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स हैं। दो प्रेफरेंशियल राइट मैंने आपको बताए थे, एक डिविडेंड लेने का राइट और दूसरा कौन सा, वाइंडिंग अप के समय कैपिटल लेने का राइट होता है। वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कई तरह के होते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है, कई तरह के प्रेफरेंस शेयर्स बता रखे थे। और प्रेफरेंस शेयर को कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर वो 2 साल तक उनको अरियर ऑफ डिविडेंड का पेमेंट नहीं मिलता है तो उनके पास वोटिंग राइट आ सकता है। ये बात हमने डिस्कस की थी। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दो तरह के होते हैं। पहला रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल और इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल भी बोल सकते हो, इररिडीमेबल जनरली हम बोलते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या कर दिया जाएगा, रिडम्पशन कर दिया जाएगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका रिडम्पशन बाइंडिंग अप पे ही होगा, बाइंडिंग अप से पहले नहीं होगा। इनको परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर भी बोलते हैं। हालांकि हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी 20 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल के लिए इशू किए जा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, हाँ बेटा इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया। डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बात की थी, डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और दूसरे नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको
डिविडेंड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। कंपनी में प्रॉफिट है तो कंपनी विदाउट डिक्लेरेशन उनको डिविडेंड पे करेगी। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको तभी डिविडेंड दिया जाता है जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो। अगर डिक्लेयर नहीं होगा तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अगर नहीं दिया जाता है वो अरियर में चला जाता है। अरियर ऑफ डिविडेंड मैंने आपसे बोला था कंपनी के लिए कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी होती है जो कि फुटनोट में दिखाई देगी। जितने साल तक आप पे नहीं करोगे उतने साल का अरियर चलता रहेगा। कितने साल का अरियर मैक्सिमम हो सकता है? जितना आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं लिखा है तो टेबल एफ लग जाएगी और टेबल एफ बोलती 3 साल से ज्यादा का अरियर नहीं हो सकता। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं? लेकिन आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद बना रहे हो और उसमें लिख देते हो 4 साल 5 साल, तो आपका अरियर 4 साल 5 साल भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑलवेज अज्यूम प्रेफरेंस शेयर इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे, नॉन क्यूमुलेटिव नहीं माने जाएंगे। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सरप्लस में हिस्सा लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टिसिपेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको फिक्स रेट का डिविडेंड तो मिलता ही है, साथ ही साथ सरप्लस में हिस्सा भी मिलता है। सरप्लस कौन होता है? इक्विटी को डिविडेंड देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट क्या कहलाता है? सरप्लस। तो इनको डिविडेंड ज्यादा मिल जाता है। कौन कौन सा? फिक्स रेट प्लस सरप्लस का शेयर, तो ये एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको केवल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, सरप्लस में से हिस्सा नहीं मिलता। इन केस ऑफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ऑलवेज अज्यूमिंग प्रेफरेंस शेयर इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कौन से? नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग। खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखी है तो आप मानोगे वो क्यूमुलेटिव है और नॉन पार्टिसिपेटिंग है और रिडीमेबल है, और रिडीमेबल है। इसके अलावा बेटा कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रेफरेंस शेयर है 2 टाइप्स, एक कन्वर्टेबल और दूसरे नॉन कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनका रीपेमेंट कैश के फॉर्म में ही होगा, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये बात हमने डिस्कस की थी। अब बताओ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप प्रेफरेंस शेयर को कैसा मानोगे? पहली चीज, प्रेफरेंस शेयर आपके अज्यूम किए जाएंगे रिडीमेबल, दूसरे माने जाएंगे क्यूमुलेटिव, तीसरे माने जाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल। क्लियर है कि नहीं? बोलो, इतना याद रहेगा कि नहीं? ये प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे। फिर हम बात करें बेटा कैपिटल की, तो मैंने आपसे बोला सबसे पहली कैपिटल कौन सी होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। उस कैपिटल से ज्यादा कंपनी इस ऑथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल से ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। अगर उसको इशू करना है तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कंपनी क्या कर सकती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इशू कर सकती है, जब तक कि वो उसको अमेंड नहीं कर लेती। उसके बाद बेटा इशूड कैपिटल आती है। इशूड कैपिटल हमेशा कम होगी। इशूड कैपिटल चाहे वो शेयर इशू अदर देन कैश हो या कैश में इशू किया हो, दोनों का टोटल इशूड कैपिटल माना जाएगा। उसमें से पब्लिक जितना सब्सक्राइब कर लेती है वो कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। कंपनी जितना उसमें से बुलाती है, कॉल करेगी, जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 4 रुपए बुलाए हैं तो वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल एंड अरियर माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? पेड अप कैपिटल आ जाता है। बेसिकली हमको हमेशा याद रखना है पेड अप कैपिटल, और डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर ही दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख लिया है कि हम डिविडेंड जो है फेस वैल्यू पर देंगे, कॉल्ड अप पर देंगे, तो जो लिखा है वैसा दे देंगे। नहीं लिखा है तो टेबल ऐप लग जाएगी, और टेबल ऐप क्या बोलती है? भैया डिविडेंड जो है वो पेड अप कैपिटल पर मिलेगा। लेकिन आपकी कंपनी को ये कैसी कंपनी है जिस पर टेबल ऐप एप्लीकेबल नहीं है, अदर देन टेबल ऐप लग रही है, तो फिर हमेशा बेटा फेस वैल्यू पर ही दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? फेस वैल्यू पर। क्लियर है कि नहीं? ये बात मैंने आपको डिविडेंड से रिलेटेड बताई थी। एक कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज अ रिजर्व कैपिटल। कौन सी कैपिटल? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? मैंने आपको पढ़ा रखा है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको कंपनी कब बुलाएगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से पहले जिसको नहीं बुलाएगी, बताओ बेटा वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है एज पर सेक्शन 65। सेक्शन 65 बोलता है वो कैपिटल जिसको वाइंडिंग अप पे ही बुलाया जाएगा, उससे पहले नहीं बुलाया जाएगा, वो कैपिटल कौन सी होगी? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होती। रिजर्व कैपिटल कहां दिखाई जाती है बेटा? सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। रिजर्व कैपिटल को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज किया जाता है।
ये बात हमने डिस्कस की थी। इसके बाद आ गए थे बेटा हमारे इशू ऑफ शेयर्स पर। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। प्रैक्टिकल के मैं अभी शॉर्ट ट्रिक आपको लिखवाऊंगा। पहले हम थ्योरेटिकल बातें डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। प्रैक्टिकल के जितने पॉइंट्स में लिखवाऊंगा वो सारे बातें बच्चे नोट डाउन करके रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आते हैं बेटा इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी तो क्या होगा बेटा? जब कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले तो उसको एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है और प्रोस्पेक्टस सेबी के पास भेजना पड़ता है। सेबी उसको क्या करती है? फटाफट बोलो, ऑथेंटिकेट करती है। तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या बन जाता है? फटाफट बोलो, प्रोस्पेक्टस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। जब कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? जो पब्लिक को क्या करता है? फटाफट बोलो, इनवाइट करता है। किस बात के लिए? कि आओ और हमारे यहां कंपनी में क्या लगाओ? पैसा लगाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, आओ आओ पैसा लगाओ। क्लियर है कि नहीं? तो पब्लिक पैसा लगाने आती है। पैसा लगाने के लिए कंपनी दो तरीके से पैसा मांग सकती है, हमने पढ़ा है। पहला तरीका क्या है? लमसम मेथड। और दूसरा तरीका क्या है? इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर है कि नहीं? लमसम मेथड में पैसा पूरा एक साथ बुला लिया जाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट मेथड में पैसा धीरे धीरे बुलाया जाएगा। 5 इंस्टॉलमेंट में पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी बोला था, दूसरी मनी अलॉटमेंट कहलाएगी, तीसरी फर्स्ट कॉल, चौथी सेकंड कॉल, पांचवी फाइनल कॉल। आप चाहो तो और भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन जनरल 5 कॉल में पैसा आ जाता है। एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितनी बुलाना पड़ेगी? तो मैंने बोला था एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 5% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के 5% से ज्यादा पैसा आप बुला सकते हो, लेकिन 5% से कम नहीं बुला सकते। दैट इज अ मिनिमम रेट। लेकिन उसी को सेबी क्या बोलती है? भैया 25% ऑफ इशू प्राइस। कितने परसेंट? फटाफट बोलो, 25%। 25% ऑफ इशू प्राइस के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा बुलाना पड़ेगा। 25% ऑफ इशू प्राइस, ध्यान रखना है, यहां फेस वैल्यू नहीं है। क्या है? इशू प्राइस का 25% आपको मिनिमम कैपिटल पर बुलाना पड़ेगा। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा बुला लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बेटा हमने बात की थी कंपनी क्या करती है? शेयर्स को अलॉट कर देती है। एप्लीकेशन मनी आ गई, शेयर्स क्या कर देगी? कंपनी अलॉट कर देगी। क्लियर है कि नहीं? अलॉटमेंट करने के बाद कम से कम अलॉटमेंट तभी हो सकता है जब क्या हो जाए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल हो जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? 90% इशू जो है वो क्या होना चाहिए बेटा? सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तो ही कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स अलॉट कर सकती, नहीं तो शेयर अलॉट नहीं करेगी। यहां एक इंपॉर्टेंट बात थी, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तो हमको देखना पड़ेगा आपका इशू विथ अंडरराइटिंग है या विदाउट अंडरराइटिंग है। अगर विथ अंडरराइटिंग है तो 70 डेज के अंदर अंदर पैसा लौटाना पड़ेगा, और अगर विदाउट अंडरराइटिंग है तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसा लौटाना पड़ेगा। ये बात हमको डेट वाइज याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? 70 डेज में 60 दिन दिए गए हैं अंडरराइटर को भैया कि जितना पब्लिक ने नहीं खरीदा वो तुम खरीद लो, और 10 दिन दिए गए हैं एक्स्ट्रा कि भैया अगर नहीं खरीदते हो तो कंपनी 10 दिन में पैसा लौटा देगी। इसलिए टोटल डेज कितने हैं? वो 70 डेज हैं। इस पर अपन ने डिस्कस किया था। अंडरराइटर्स क्या होता है वो भी मैंने बताया था। अंडरराइटर हालांकि हमारे एक चैप्टर है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिर भी अंडरराइटर्स क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था जिसमें कंपनी को गारंटी देता है कि भैया उसका इशू अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो खरीद लेगा, और खरीद के उसके इशू को क्या कर देगा? फुल्ली सब्सक्राइब कर देगा। दैट इज द अंडरराइटर्स, हमने पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं? फिर बेटा चलो हो गया अंडर, मान लो इशू जो है बेटा 90% सब्सक्राइब हो गया है, तो कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स को अलॉट कर सकती है। शेयर्स को क्या कर सकती है? अलॉट कर सकती है। तो जब कोई कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी, शेयर्स को क्या करेगी बेटा? अलॉट करेगी, तो यहां अलॉटमेंट के बाद फिर क्या बुलाई जाएंगी बेटा? कॉल मनी बुलाई जाएगी। कौन सी मनी बुलाई जाएगी? कॉल मनी। और कॉल मनी के लिए टेबल एफ के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे जो मैंने डिस्कस किए थे कि भैया देखो कॉल पीरियड के अंदर कम से कम कितने महीने का गैप होना चाहिए? 1 महीने का। एक कॉल और दूसरे कॉल में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम कितना बुला सकते हो बेटा? 1/4 बुला सकते हो, मतलब 25% आप फेस वैल्यू ही बुला सकते हो, और 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा उनको। किसको? फटाफट बोलो, शेयर होल्डर को, तो जाके ही पैसा बुलाया जा सकता है। दैट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट जो पूछा जा सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था भैया देखो इशू लाने के लिए आप इशू 2 तरीके से ला सकते हो। पहला कैश कंसीडरेशन, दूसरा अदर देन कैश कंसीडरेशन। जब शेयर इशू करोगे तो शेयर इशू हो सकते हैं पार वैल्यू पर, प्रीमियम वैल्यू पर, लेकिन इशू नहीं आ सकता है किस पर?
डिस्काउंट पर नहीं आ सकता है। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पार वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैंने आपको बताया था पार वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू पर इशू करते हो, लेकिन शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर। किस पर इशू कर रहे हो? प्रीमियम। प्रीमियम क्या कहलाती है? मैंने बोला था फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जो भी आएगा वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी? प्रीमियम कहलाएगी। बताया था कि नहीं? प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होगा, ना कि कैपिटल का पार्ट होता है। तो वो कहां चला जाएगा? फटाफट बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस में डिस्क्लोज करेंगे। इसको हमने लॉजिकली समझा भी था। सेक्शन 52 के अंदर प्रीमियम के यूजेस बताए थे कि भैया प्रीमियम जो है 5 जगह यूज कर सकते, 5 से 6वीं जगह यूज नहीं कर सकते। कहां कहां यूज कर सकते हो सारे बच्चे बताओ? पहला, प्रीमियम बोनस इशू में यूज कर सकते हैं। दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा, इशू एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, डिस्काउंट वगैरह जो है उसको राइट ऑफ कर सकते हो। पांचवा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर में यूज कर सकते हो। पांचवा, बायबैक में यूज कर सकते हो। कुल मिला के कितनी जगह? 5 जगह यूज कर सकते हो। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताई थी, सेक्शन 133 फॉलो कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, तो बी और डी जो ऊपर मेंशन किए गए, बी और डी कौन कौन से? बी और डी कौन कौन से सारे बच्चे बताओ? एक तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां पर यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते P&L यूज किया जाएगा, तो P&L यूज हो जाएगा, तो फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद बेटा हम बात करें प्रीमियम के बाद, तो आता था डिस्काउंट। क्या आता था? फटाफट बोलो। डिस्काउंट वाली बात कि भैया डिस्काउंट पर अगर शेयर इशू कर रहे हो तो क्या? तो मैंने बोला था डिस्काउंट पर तो शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिस्काउंट पर शेयर इशू करते हो तो स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। कौन से शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं अंडर सेक्शन 53। क्लियर है कि नहीं? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर्स होते हैं जो डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बदले में या उनके नो हाउ के बदले में कंपनी क्या करती है? डिस्काउंट पर इशू करती। कंपनी चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी इशू कर सकती, लेकिन कभी भी डिस्काउंट पर शेयर इशू होते हैं, मतलब इनको अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो बेटा आपको कुछ कंडीशन पूरी करना पड़ती हैं। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो भैया जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, कितने स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा कितने नंबर आप शेयर इशू कर रहे हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी आप एम्प्लॉय को इशू कर रहे हो, ये बताना पड़ेगा। दूसरी बात, कंपनी को बिजनेस स्टार्ट किए कम से कम 1 साल हो गया हो। तीसरा, जो सिक्योरिटी आप दे रहे हो वैसी सिक्योरिटी इशू पहले से हो चुकी है। मतलब 3 कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथोराइज्ड होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन से, दूसरी कंडीशन कम से कम 1 साल हो गया हो, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वैसी सिक्योरिटी पहले से क्या हो चुकी है? इशू हो चुकी है। क्लियर है कि नहीं? अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो सेबी की परमिशन लेना पड़ेगी और सेबी रेगुलेशंस भी फॉलो करना पड़ेंगे। सेम राइट वाले शेयर इशू किए जाएंगे जो पहले इशू हो चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्वेट इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन 54 हमको याद होना चाहिए। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात मैंने आपको बताई थी, देखो भैया डिस्काउंट पे ये वाली बात तो सबको पता होती है कि हाँ भैया डिस्काउंट पर सेक्शन 54 वाले शेयर इशू हो सकते हैं। एक और मैंने आपको बताया था, कौन सा याद है सबको? डिस्काउंट पर अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो एक और मैंने आपको बताया था बेटा बैंकिंग कंपनी के बारे में, कि बैंकिंग कंपनी अगर रीस्ट्रक्चरिंग है तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के समय भी डिस्काउंट पर क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है अंडर आरबीआई एक्ट। मैंने आपको बताया था कि नहीं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने डिस्कस की थी, ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? अगर कोई कंपनी सेक्शन 53 का वायलेशन करती है भैया, सेक्शन 53 का वायलेशन करती है, तो जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होगा उसको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी, साथ ही साथ 6 महीने की सजा या दोनों काम हो सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। आई होप सबको समझ में आ गया था। क्लियर? फिर मैंने आपसे बोला था कि इशू जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सकता, अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है और ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है। फुल्ली सब्सक्राइब इशू क्या होता है मैंने आपको बताया था। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, फुल्ली सब्सक्राइब इशू क्या होता है? जितने शेयर इशू किए थे उतने ही सब्सक्राइब हुए, दे आर फुल्ली सब्सक्राइब। कम आए
अंडर सब्सक्राइब, ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, ओवर सब्सक्राइब इशू हो जाएगा। भैया ओवर सब्सक्राइब इशू ही दिक्कत देता है। ओवर सब्सक्राइब इशू अगर है तो ओवर सब्सक्राइब के केस में दो केस बनेंगे। पहला केस क्या भैया, आप पैसा लौटा दो, रिफंड कर दो ओवर सब्सक्रिप्शन का, या दूसरा तरीका है प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। अगर आप प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हो तो उसमें भी बेटा जो एक्सेस मनी आई है उसके भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, आप रिफंड कर दो। दूसरा रास्ता क्या है बेटा, उसको एडजस्ट कर लो फ्यूचर की अलॉटमेंट और कॉल से। क्लियर है कि नहीं? ये वाली बात अपनी डिस्कस हुई थी। फिर मैंने आपसे बोला था बेटा जब शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर से पैसा बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा, फटाफट बोलो। पैसा बुलाएंगे। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल एंड अरियर बोलते हैं। और अगर वो जल्दी पैसा दे देता है तो वो क्या कहलाती, कॉल एंड एडवांस कहलाती। भैया कॉल एंड अरियर जो होगा वो कहां डिस्क्लोज किया जाएगा, तो मैंने बोला था शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे। लेकिन अगर प्रमोटर्स का है तो फिर दिखाएंगे अदर करेंट असेट्स के अंदर। कहां दिखाएंगे, अदर करेंट असेट्स के अंदर। फिर मैंने बोला था कॉल एंड एडवांस है, तो भैया कॉल एंड एडवांस के केस में कॉल एंड एडवांस कंपनी ले नहीं सकती, तभी ले सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको परमिशन दे। कंपनी जो भी कॉल एंड अरियर और कॉल एंड एडवांस होगा उस पर इंटरेस्ट लेगी और देगी। रेट क्या होगी, तो टेबल ऐप बता रही है भैया। कॉल एंड अरियर पर 10% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कितने परसेंट, 10% पर एनम से। और दूसरा कॉल एंड एडवांस पर कंपनी लेगी कितना, जोर से बोलो, 12%। उल्टा कंपनी देगी, लेगी नहीं। कॉल एंड एडवांस पर कंपनी देगी कितने परसेंट, 12%। और 10% लेगी, 12% देगी। मैंने यह बोला था याद रखने के लिए, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट बना है तो कंपनी लेगी कम, देगी ज्यादा। ये याद रख लोगे तो 10 और 12 में कंफ्यूजन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात, कॉल एंड अरियर का इंटरेस्ट कहां से चार्ज होना चालू होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू टू डेट ऑफ रिसीव। जबकि कॉल एंड एडवांस का फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव टू डेट ऑफ ड्यू तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये अपनी बात हुई थी। इंटरेस्ट जो भी होंगे वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कॉल एंड एडवांस इंपॉर्टेंट, कॉल एंड एडवांस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। कॉल एंड एडवांस इज अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी। तो कॉल एंड एडवांस कहां डिस्क्लोज किया जाएगा, बैलेंस शीट में, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी के कौन से हेड में, अदर करेंट लायबिलिटी वाले हेड में। ये अपनी डिस्कशन हुई थी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट हमारा हमने पढ़ ही लिया है। इसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट हम थ्योरेटिकल बातें करेंगे सारी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था फॉरफीचर। अगर कोई शेयर होल्डर नालायक पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी बेचारी भीख मांग रही, दे दो दे दो दे दो, और शेयर होल्डर नालायक पैसा देने को तैयार नहीं है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, फटाफट बोलो, शेयर को फॉरफिट कर लेगी। लेकिन शेयर होल्डर ने जो पे कर दिया है वो वापस लौटाएगी नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर। तो अगर कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता है अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे करने में, तो कंपनी उनके शेयर को क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, बशर्ते वो शेयर लीन ऑफ शेयर्स। क्या हो, फटाफट बोलो, लीन ऑफ शेयर। लीन ऑफ शेयर्स का मतलब मैंने बताया था, वो शेयर जिसमें पोजीशन किसी और के पास होता है लेकिन अधिकार किसी और का होता है। बिल्कुल वैसा जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने आपकी कार फाइनेंस कर दी, तो कार फाइनेंस कर दी तो कार आप चला रहे हो, पोजीशन आपका है, लेकिन राइट किसका रहेगा, बैंक का। कब तक, जब आप लोन नहीं चुका देते हो। क्लियर। सेम यहां पर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट तुमको दे दिया, लेकिन अधिकार कंपनी का रहता है कब तक, जब तक कि आप शेयर का सारा पैसा ना दे दो, तो उसको हम लीन ऑन शेयर बोलते हैं। तो लीन ऑन शेयर, और दूसरा सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है तो ही कंपनी क्या कर सकती, फॉरफिट कर सकती है। अगर आपके शेयर लीन ऑन शेयर नहीं है तो कंपनी फॉरफिट नहीं कर सकती। ये वाली बात अपन ने डिस्कस की थी फॉरफीचर के लिए, समझ में आ गई थी। दैट इज अ फॉरफीचर। फॉरफीचर के अंदर बेटा हमने कुछ बातें और डिस्कस की थी। फॉरफीचर की प्रोसीजर हमने डिस्कस की थी। फॉरफीचर की प्रोसीजर क्या होगी कि भैया सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है तो उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भैया पेमेंट कर दो कर दो कर दो। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। लेकिन शेयर होल्डर इतना बेवफा है कि फिर भी पेमेंट
नहीं करता है तो फिर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके कंपनी क्या करेगी, फटाफट बोलो, शेयर फॉर फॉरफिट कर लेगी। ये समझ में आ गया था कि नहीं? बोलो, क्या फुल्ली पेड शेयर का भी फॉरफीचर किया जा सकता है? फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स, क्या फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स का भी फॉरफीचर किया जा सकता है? जल्दी जल्दी बताओ। तो यहां पर जरा पढ़ें, मैंने आपको इन्वेस्टर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल और प्रीमियम एंड अनपेड पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू, द शेयर इज वन ऑफ मे बी केसेस of under forfeited, but fully paid up share may be forfeited for the realization debt of shareholder article specified provided it. पूरे fully paid shares भी forfeit किए जा सकते हैं। कब 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 फटाफट बोलो। जब किसी शेयर होल्डर से डेप्ट का रिलाइजेशन, मतलब डेप्ट का पैसा लेना है लेकिन सामने वाला डेप्ट का पैसा नहीं दे रहा है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने लिख रखा हो ऐसा क्या कि अगर वो डेप्ट का पेमेंट नहीं करेगा तो हम उसके शेयर को क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, भले उसके शेयर्स क्या हो, फटाफट बोलो, फुल्ली पेड नहीं। मतलब ध्यान रखना, फुल्ली पेड शेयर का भी क्या हो सकता है, फॉरफीचर हो सकता है। ये वाली बात हमने डिस्कस की थी, क्लियर है कि नहीं? दैट इज अ थ्योरेटिकल बातें, इतनी थ्योरेटिकल बातें सबको पता होना चाहिए। बताओ, थ्योरेटिकल बातें सबको समझ में आ गई? दैट इज अ इशू ऑफ शेयर्स। इससे ज्यादा थ्योरेटिकल बातें हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद बेटा यहां पर एक और चीज आती है, वो मैंने आपको बताया था, शेयर सरेंडर। क्या बताया था? शेयर सरेंडर। क्या कोई कंपनी शेयर सरेंडर समझते हो? शेयर सरेंडर और फॉरफीचर में क्या फर्क होता है? फॉरफीटर पार्टली पेड शेयर का होता है, जबकि शेयर सरेंडर फुल्ली पेड शेयर्स का होता है। फॉरफीचर कंपनी शेयर होल्डर से जबरदस्ती शेयर लेती है, जबकि शेयर सरेंडर में शेयर होल्डर वॉलेंट्रीली शेयर कंपनी को देता है। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। और वो कब देता है? एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा भैया? शेयर होल्डर के मतलब कंपनी खत्म होने वाली, कंपनी डूबने वाली है, तो कंपनी शेयर होल्डर से प्रार्थना करती है कि भाई साहब कुछ शेयर दे जाओ, जो शेयर आप दोगे वो शेयर हम डेप्ट होल्डर को दे देंगे, जिससे कंपनी वाइंडिंग हम होने से बच जाएगी। तो फिर शेयर होल्डर अपनी इच्छा से कुछ शेयर सरेंडर कर देते हैं। वो शेयर कौन से कहलाते हैं? शेयर सरेंडर कहलाते हैं। ये वाली बात हमने डिस्कस करी थी कि नहीं? इसके बाद बेटा ये तो था शेयर इशूड इन कैश। कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो अदर देन कैश इशू होते हैं। अदर देन कैश इशू में तीन बातें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी। पहली, प्रमोटर्स से रिलेटेड। प्रमोटर्स को शेयर दो तरीके से इशू किए जा सकते थे। पहला, रीइंबर्समेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो एंट्री होगी क्या, फटाफट बताओ? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर सर्विसेज के बदले में दे रहे हो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, सर्विसेज के बदले में देते हैं तो गुडविल अकाउंट को डेबिट होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का रीइंबर्स है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बेटा, अगर आप कोई असेट खरीद रहे हो, असेट खरीदने के लिए आपने शेयर दिए, तो अगर जितने की असेट खरीदी है उससे ज्यादा के शेयर दे दिए हैं तो ट्रांसफर गुडविल में होगा। कम के दिए हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा। याद है कि नहीं? कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा अंडरराइटर को हम शेयर इशू कर सकते हैं उसके अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में। अगर अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में इशू कर रहे हो तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अंडरराइटर को शेयर तभी कमीशन के रूप में दिए जा सकते हैं जब आपने ये बात अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस में लिख दियो कि कमीशन का पेमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में किया जाएगा, तो ही सिक्योरिटी इशू की जा सकती, नहीं तो सिक्योरिटी इशू नहीं की जा सकती अंडरराइटर को। ये वाली बात भी ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये थे बेटा हमारे शेयर इशूड अदर देन कैश। जर्नल एंट्री सबको बचपन से याद है, सबकी फटाफट फटाफट जर्नल एंट्री डालते हैं। पहली एंट्री सबको होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लमसम मेथड हो गई। इंस्टॉलमेंट मेथड है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर तीसरी एंट्री फाइनल कॉल या कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबको याद है? सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। कॉल एंड अरियर है तो बैंक की जगह कॉल एंड अरियर वर्ड लिख देते हैं। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा, कॉल एंड एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल एंड एडवांस आएगा। एडवांस बाद में एडजस्ट हो जाता है। हमको जनरल एंट्री बस पता होना चाहिए क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, क्योंकि हमको एग्जाम में जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। समझ में आया कि नहीं? ये सबको क्लियर हो गया।
दैट इज अ थ्योरी। इतनी थ्योरी हमको पता होना चाहिए किसके अंदर, इशू ऑफ शेयर के अंदर। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल की। किसकी बात करते हैं? प्रैक्टिकल की। चलो सर प्रैक्टिकल में बताओ क्या क्या बातें हमको याद रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, सौम्या बेटा ये क्या पूछ रहे हो सर? किसी चीज का नोटिस देंगे होल्डर। किस चीज का? किस चीज का नोटिस? फॉर फीचर में बेटा हम उनको नोटिस भेजेंगे कि भैया पेमेंट कर दो, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके शेयर को क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। सौम्या ऐसा नोटिस देना पड़ता हूं। चलें अभी आ जाएं फटाफट फटाफट इस पर। सबसे पहली चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये कि भैया शेयर कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिट होगी? कौन सी? फटाफट बोलो। शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से होगी? तो हमेशा याद रखेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। दूसरा, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू पर आती है? बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू पर आएगी? बैलेंस शीट में हमेशा पेड अप वैल्यू पर आएगी। पेड अप वैल्यू पर आएगी। कौन सी वैल्यू बेटा? पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कैसे निकालेंगे? इट इज वेरी वेरी इजी। कॉल्ड अप वैल्यू माइनस कॉल इन अर्लियर। कॉल्ड अप वैल्यू माइनस कॉल इन अर्लियर, दैट वैल्यू इज पेड अप वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? तो हमको यह पता होना चाहिए कि भैया शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी आती है, कौन सी वैल्यू पर दिखाई देती है। जोर से बोलो। पेड अप वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉल्ड अप वैल्यू माइनस कॉल इन अर्लियर्स। क्लियर है कि नहीं? तीसरी बात बेटा, क्वेश्चन आता है डिविडेंड निकालो। डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा? तो डिविडेंड हमेशा जनरली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन सी वैल्यू पर? पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू पर मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेट गिवन है, तो क्या आ जाएगा बेटा? हमारा डिविडेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। चौथी और इंपॉर्टेंट बात बेटा वो पूछते हैं बैंक बैलेंस बताओ। बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बोला था बैंक बैलेंस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। बैंक बैलेंस निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड। भैया नंबर ऑफ शेयर इशूड, जो शेयर आप इशू कर रहे हो वो ले लो, या सब्सक्राइब जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। सब्सक्राइब गिवन है तो बेटर है सब्सक्राइब लें। क्लियर है कि नहीं? अगर जनरली क्वेश्चन में इशूड और सब्सक्राइब सेम होते हैं तो कुछ भी ले लें। इनटू इशू प्राइस, इनटू कर देना इसमें इशू प्राइस का, माइनस कर देना इसमें से कॉल इन अर्लियर। माइनस कर देना इसमें से क्या? कॉल इन अर्लियर, प्लस इसमें कर देना नंबर ऑफ शेयर रीइशू। जितने शेयर रीइशू हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना, और इनटू रीइशू प्राइस, और जो रीइशू प्राइस है उसका भी मल्टीप्लाई कर। बेटा आपकी क्लास तो लेट है, 10 बजे से 9:15 से। मेरे को 10 बजे बोला। अरे मेरे को बोला ये रूम खाली रहेगा 10 बजे, तो मैंने यहां ले ली क्लास। एक बार उनको बुलाओ ना बेटा, बोलो भैया वगैरह को। क्या ये सबको समझ में आ गया? अरे हाँ है ना? कोई डाउट? तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। RI पे ही बेटा री इशू प्राइस, री इशू प्राइस, जितने शेयर री इशू किए मल्टीप्लाई कर देंगे री इशू प्राइस से। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो, पहले सारे फॉर्मूले लिख लो। क्लियर? कोई डाउट? ये आ गई हमारी री इशू प्राइस। चौथी के बाद आती है बेटा पांचवी चीज। नहीं, क्या पूरा ही पैसा बुला लिया बेटा मैंने? नंबर ऑफ शेयर इंटू री इशू प्राइस बोला, सब एडजस्ट हो चुका होगा। RI पे की फुल फॉर्म बेटा मैं बता चुका हूं, री इशू प्राइस। इसके बाद पांचवी चीज जो आपसे निकलवाएंगे वो ये, पांचवी चीज क्या निकलवाएंगे सर? पांचवी चीज क्या निकलवाएंगे? वो निकलवाएंगे बेटा कि शेयर फॉर फीचर में कितना ट्रांसफर होगा, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर।
अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा। ये कैसे निकालेंगे सर? इट इज इजी, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने भी शेयर क्या हुए हैं फटाफट बोलो, फॉरफिट किए हैं आपने, वो ले लो, मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें किसका, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव, जितना अमाउंट ड्यू और रिसीव कर लिया है फॉर फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ध्यान रखना केवल फेस वैल्यू का, इसमें प्रीमियम कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? तो वो अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, शेयर फॉर। और अभी मैं समझाऊंगा क्वेश्चंस लेकर के, तो आपको समझ में आ जाए, एग्जाम्पल लेकर के बता भी दूंगा एक छोटे क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं? तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है। पहले मैं लिख दूं सारी चीजें, क्या क्या हमको निकालना है। छठवीं चीज वो निकालवाते हैं आपसे, आफ्टर रीइश्यू, आफ्टर रीइश्यू, आफ्टर रीइश्यू बैलेंस ऑफ फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। रीइश्यू के बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना होगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, जितने भी आपने शेयर फॉरफीचर किए थे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो ले लो, माइनस कर देना इसमें से नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। भैया जितने रीइश्यू कर दिए वो माइनस कर देना, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ये जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया था इसी वैल्यू का, इसी वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया जो अमाउंट ड्यू एंड रिसीव था फेस वैल्यू का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आफ्टर रीइश्यू बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना बचा होगा, ये चीज हमारे निकल के आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये हमको निकालना पड़ेगा। ये हमारी छठवां आइटम हो गया। सातवां आइटम क्या निकलवाते हैं, सातवां आइटम क्या निकलवाएंगे, अगर कोई पूछता है आपसे कि सेवेंथ आइटम क्या निकालेंगे, तो सेवेंथ आइटम है वो पूछते हैं भैया कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। कौन सी वैल्यू, फटाफट बोलो, कैपिटल रिजर्व में कितनी वैल्यू जाएगी। कैपिटल रिजर्व की वैल्यू निकलवाते हैं कि भैया आफ्टर रीइश्यू कैपिटल रिजर्व में क्या प्राइस जाएगी। तो कैपिटल रिजर्व के लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या ले लो, ओल्ड शेयर होल्डर से जो रिसीव हुआ था, ओल्ड शेयर होल्डर से जो रिसीव हुआ था वो प्लस कर देंगे नए शेयर होल्डर से जो मिला, न्यू शेयर होल्डर से जो रिसीव हुआ वो। ये क्या होता है हम समझेंगे, अभी पढ़ाया है मैंने। क्लियर है कि नहीं? इसमें से माइनस कर देंगे क्या बेटा, शेयर कैपिटल, जो भी कॉल्ड अप पेड अप वाला शेयर आपने इशू किया है, ध्यान रखना कॉल्ड अप या पेड अप वाला, कॉल्ड अप या पेड अप वाला जो भी इशू किया है वो माइनस कर दोगे। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहां चला जाएगा, फटाफट बोलो, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर री इशू का, जो री इशू किए हैं उसका। तो वो अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में। हाँ, फेस वैल्यू ही शेयर का फॉरफीचर होता है। सौम्या बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, रिवीजन चल रहा है, समझ में आ गया ये, कोई डाउट? हाँ, तो ये बेटा कैपिटल रिजर्व निकालने आ जाता है कि भैया कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। क्लियर? इन जनरल यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया? अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और जो जो चीजें आती जाएंगी उनको मैं डिटेल में लेता जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक एक क्वेश्चंस लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स नहीं लूंगा, बाकी आपको करना रहेंगे। क्वेश्चंस में करवाऊंगा ढेर सारे। क्लियर है कि नहीं? तो चलो फटाफट फटाफट इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। तैयार हो सब? यस सर, गुड। तो चलो फटाफट फटाफट सारे बच्चे प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर डालते हैं। किसके किसके, फटाफट बोलो, इश्यू ऑफ शेयर और फॉरफीचर के। पहले मेरे को सारे बच्चे थियोरेटिकल बातें डिस्कस करके, थियोरेटिकल बातें बताएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल बातें की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं द मिनिमम अमाउंट शुड बी कॉल्ड अप विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कम से कम कितना पैसा बुलाया जाना चाहिए, बोलो।
वेरी वेरी गुड, 5%। 5% किसका, जल्दी जल्दी बता दो, 5% किसका, इशू प्राइस का कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर का, ये भी बता दो बच्चों। हाँ सर फेस वैल्यू का, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर राइटर को मैक्सिमम कमीशन कितना दिया जा सकता है? तो ये मैं बताना भूल गया था थ्योरी में, लेकिन फिर भी सारे बच्चों को पता होगा। अगर शेयर इशू करते हो तो 5%, और अगर डिवेंचर इशू करते हो तो 2.5%। वेरी गुड। अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती इसमें से? रिडीमेबल इक्विटी शेयर, रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। बेटा इक्विटी शेयर कभी रिडीमेबल होते ही नहीं है, तो इक्विटी शेयर रिडीमेबल इशू नहीं कर सकती। अ कंपनी कैन नॉट इशू द फॉलोइंग काइंड ऑफ शेयर, किस तरह के शेयर इशू नहीं किए जा सकते हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती, हमने पढ़ा है, क्लियर है कि नहीं? 20 साल या 30 साल के लिए इशू हो सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, when a company is not earning a profit, then which of the following security provide a burden on the finance of a company? अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुए हैं तो भी कंपनी के ऊपर वर्डन रहेगा बेटा डिवेंचर का। डिवेंचर जो है वो वर्डन ही है, क्योंकि इंटरेस्ट देना जरूरी है। प्रेफरेंस है तो फिर भी मान जाते हैं कि ठीक है अरियर में डाल दो, लेकिन डिवेंचर नहीं मानेंगे, आपको देनी पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय, प्रीमियम कौन कैलकुलेट करता है बेटा? खुद कंपनी। कौन कैलकुलेट करती है? कंपनी। कितना डिविडेंड दे सकते हैं? अनलिमिटेड। सॉरी, कितने प्रीमियम ले सकते हैं? अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कंपनी खुद कैलकुलेट करती है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट, इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कैपिटल प्रॉफिट में क्या क्या ट्रांसफर होता है, नोट डाउन कर लो, आपकी एक लिस्ट बना लो, कुछ चीजें मैं लिखवाता जाऊंगा फटाफट फटाफट। कैपिटल प्रॉफिट में क्या क्या जाता है? तो पहला आप सबको पता है, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू करने पर, फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने पर जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। दूसरा, प्रॉफिट ऑन परचेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस खरीदने पे जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब अमलगमेशन और मर्जर, अमलगमेशन और मर्जर करने पे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी कहां जाएगा? फटाफट बोलो। कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तीसरा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट अगर है तो वो भी कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिकंस्ट्रक्शन, प्रॉफिट ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसमें कोई प्रॉफिट हुआ, वो भी कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर? आया ना? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर बायबैक करने पे कोई प्रॉफिट हुआ, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन और डिवेंचर के रिडम्पशन पे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट भी कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स असेट, नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स असेट पर होने वाला प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? आया ना? प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इशू करने पे कोई प्रॉफिट है तो वो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ध्यान रखना, नेचर उसका कैपिटल प्रॉफिट होगा बट जाएगा कहां पर? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? आया ना? तो ये सारी चीजें कैपिटल प्रॉफिट कहलाती हैं, बाकी सब रेवेन्यू प्रॉफिट होंगे। नोट डाउन करके आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट। जल्दी 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 बताओ कौन सा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट नहीं होगा? बोलो। कौन सा? कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको लिखवाया नहीं है तो दैट नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर? दूसरा बोल रहा है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन एज, प्रीमियम कहां आएगी? मैं पहले ही बता चुका हूं, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगी। और कहां पर? फटाफट बोलो। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस वाले बैलेंस में। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इन केस ऑफ
इन केस द होल और पार्ट ऑफ शेयर इशूड आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, हु विल सब्सक्राइब सच अनसब्सक्राइब्ड सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड कमीशन? सबको पता है अंडर राइटर्स कौन कहलाता है बेटा? अंडर राइटर। अगर हम नहीं भी बोले तो भी अंडर राइटर बोल देते आप। क्लियर? आगे बोले अ पब्लिक कंपनी कैन इशू, सारे बच्चे बताओ, पब्लिक कंपनी कैन इशू, पब्लिक कंपनी कैन इशू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट बताएं बेटा, नेक्स्ट बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होता है? फटाफट बोलो। प्लगिंग बैक अ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? रिटेन प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? हाँ, इसको दूसरा नाम ये भी होता है। रिटेन प्रॉफिट क्या होते हैं बेटा? जो फ्यूचर के एक्सपांसन के लिए रखे गए। किसके लिए रखे गए? फ्यूचर के एक्सपांसन के लिए रखे गए। रिटेन बिजनेस में प्रॉफिट क्यों रोक लेते हैं? फ्यूचर के एक्सपांसन के लिए। मैंने आपको पढ़ा रखा है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फटाफट बोलो। ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। व्हेन द एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफर इट्स शेयर फॉर द सेल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सारे बच्चे बताओ, जब कोई कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देने का वादा करती है तो वो शेयर इशू राइट इशू कहलाता है। कौन सा इशू कहलाता है? राइट इशू कहलाता है। राइट इशू के अंदर ही कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर बेचती है। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंपनी मे इशू शेयर एट अ डिस्काउंट इन अ क्लॉज ऑलरेडी इशूड इफ, सारे बच्चे बताओ, मैंने आपको अभी पढ़ाया था 3 कंडीशन पूरी होना चाहिए। पहला, ऑथोराइज्ड बाय जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। दूसरा, 1 साल निकल गया है। और तीसरा, भैया जो सिक्योरिटी पहले इशू हो चुकी है वही आप इशू कर सकते हो, सेम पारी पासू वाली। बोलो हाँ या ना? ये कंडीशन पूरी होना चाहिए। तीनों लिखी है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड द प्रेफरेंस शेयर। मैंने अब भी पढ़ाया था कि भैया प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा? क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल। क्लियर है कि नहीं? तो इनमें से जो भी हो बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी, क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल। वेरी वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? बोल रहे हैं शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी सोल्ड थ्रू, कंपनी प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर कैसे सोल्ड कर सकती है? जल्दी जल्दी बताओ भैया। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सर्कुलेशन से ही बेच पाएगी क्या? पब्लिक सर्कुलेशन ला सकती है? नहीं ला सकती। तो प्राइवेट सर्कुलेशन इज करेक्ट आंसर। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, प्रीमियम का यूज कहां कहां किया जा सकता है? बोनस शेयर में कर सकते हैं। डिविडेंड नहीं दे सकते भैया। क्या नहीं दे सकते? डिविडेंड नहीं दे सकते। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में यूज नहीं कर सकते। सारे बच्चे बताओ आंसर क्या हो जाएगा? इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर में यूज कर सकते हैं भैया। बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ, लिख लो जल्दी लिखो। बोनस शेयर, हालांकि हमारा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे लेकिन लिख लो। बोनस शेयर कहां, बोनस शेयर का इशू लाने के लिए कहां कहां से बोनस इशू ला सकते हैं? 5 चीजें मैंने लिखवाई थी, लिख लो। पहला, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से बोनस इशू आ सकता है, CRR। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस इशू आ सकता है। तीसरा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व से आ सकता है। लिख लिया सबने? चौथा, चौथा सारे बच्चे जल्दी से बताएं। चौथा, जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व से ला सकते हैं। और 5वां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ला सकते हैं। इन रिजर्व से कंपनी डिविडेंड ला सकती है, इसके अलावा और कोई रिजर्व अवेलेबल नहीं। क्लियर है कि नहीं? सारे रिजर्व से ला सकती है। अब बता दो जल्दी से इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फटाफट फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच कॉल्ड ऑफ ओनली एट द बाइंडिंग अप, बाइंडिंग अप पे जो कैपिटल बुलाई जाएगी वो कैपिटल रिजर्व कैपिटल कहलाती है। शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां किया जा सकता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में किया जा सकता है, राइट ऑफ द डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिवेंचर में किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्लियर है कि नहीं? पूछ रहे हैं मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम कितनी हो सकती है? कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ। टेबल ए, टेबल ए कॉल एंड एडवांस पर किस रेट की बात करती है? तो बेटा यहां ऑप्शन गलत दे रखे हैं, आप ले लेना 12%। आपको पता है कितने परसेंट?
12%। क्लियर है, कोई डाउट? इसके बाद बोल रहे हैं नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, भैया कस में यूज नहीं कर सकते, डिविडेंड पे करने में यूज नहीं कर सकते। पेटेंट बैलेंस शीट में कहां आता? अब ये खतरनाक क्वेश्चन। अरे पेटेंट असेट होती है बेटा, असेट कहां आएगी? फटाफट बोलो, फिक्स असेट में आएगी, और फिक्स असेट में भी कहां पर? इनटैंजिबल असेट्स में आएगी। और आजकल फिक्स असेट को पीपीई बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट है, इक्विपमेंट बोलते हैं, हमारी बात हुई थी। सेम बेटा कॉल इन अरियर की बात चल रही है कि टेबल ए में कॉल इन अरियर, टेबल ए गलत लिखा है पहले, तो टेबल एफ है। और दूसरी बात बेटा, रेट कॉल इन अरियर की 10% रहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो टेबल ए की जगह टेबल एफ पढ़ लेना आप। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइंग द डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू एंड इशू प्राइस बिलो पार। सारे बच्चे बताओ कौन सी कहलाएगी? अगर इशू प्राइस पार वैल्यू से कम पर है तो डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? फटाफट बोलो, डिस्काउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी इशूड एट डिस्काउंट। पूछ रहे हैं एक्सेस प्राइस पार वैल्यू से ऊपर की एक्सेस प्राइस क्या कहलाती है? सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाती है। कैसी कैसे क्वेश्चन है सड़े सड़े से। क्वेश्चन नंबर 27 बोलना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला मेरे को गलत दिख रहा है कि भैया मन से एप्लीकेशन मनी कन्वर्ट नहीं होती है ऑटोमेटिकली। क्लियर है कि नहीं? उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉट करते हैं, उसके बाद ही कन्वर्ट होती है। क्लियर? तो डी आंसर सही है। फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर अ डिवेंचर और डिपॉजिट बाय अ कंपनी, बताओ क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टस। यहां शेड्यूल गलत लिख गया है बेटा, आप इसको शेड्यूल 3 पढ़ना। कंपनीज एक्ट भी गलत नाम लिखा है, 1956 को 2013 पढ़ लेना। क्लियर है कि नहीं? क्या बेटा मैंने क्या बोला? शेड्यूल 3 पढ़ो उसको, पुराने एक्ट का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन सेम है, बस नाम ही चेंज हुआ है ऊपर। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये शेड्यूल 3 हो जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013 हो जाएगा। और ध्यान रखना फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस कहां दिखाते हैं? तो इट इज एडेड टू पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल में ऐड कर देते हैं। याद है कि नहीं? बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं। बेटा तुम्हारी क्लास कहीं और है, पता करो दूसरी से। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बोल रहे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बोल रहे हैं पार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मस्ट बी सेपरेटेड रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। भैया हाँ दिखाना ही पड़ता है, मार्केट वैल्यू अलग दिखाते हैं, प्रीमियम प्रीमियम बोलते हैं उसको। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर मोर देन पार वैल्यू गेन इज रिपोर्टेड एज अ इन द इनकम स्टेटमेंट। बोलो बोलो बोलो। तो आपसे ये पूछा कौन सा ट्रू है? ऊपर वाला भी गलत था, नीचे वाला भी गलत है। कैसे पढ़ रहे हो नालायक को? हाँ मैं तो ऐसे कुछ तो भी बोल देता हूं तो तुम सुन के तो हाँ पढ़नी नहीं कुछ। नीचे इक्विटी शेयर अज्यूमिंग अ हायर इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। हाँ भैया इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा होती है और वो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर ही होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो कौन सा वाला सही है? सी वाला। वेरी वेरी गुड। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ, फिर आ गया एक कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है? बैलेंस ऑफ पी&एल से होता है क्या? तो किससे होगा? कैपिटल प्रॉफिट जो रियलाइज्ड हो गए, कैपिटल प्रॉफिट जो रियलाइज्ड है उनसे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। अनरियलाइज से भी क्रिएट हो जाता है कई बार। क्लियर है कि रिवॉल्यूशन रिजर्व भी अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है वो भी होता है, लेकिन इसमें रियलाइज दिया है तो हम रियलाइज पे टिक लगा देंगे। क्लियर? ये वाला आंसर बताओ। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड एज अ प्रीमियम परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू में भी। बोलो प्रीमियम कितनी भी ली जा सकती, उसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ। बोल रहे हैं कि अगर शेयर फॉरफिटेड होता है तो कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। जल्दी जल्दी बताएं 33 का आंसर बताएं फटाफट। 33 का आंसर क्या होगा? तो भैया कॉल्ड अप कैपिटल से शेयर कैपिटल और अमाउंट रिसीव से शेयर फॉरफीचर। तो आंसर कौन सा होगा? सी। लिख लो भैया। शेयर फॉरफीचर में डेबिट कौन सी होती है भैया? कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल डेबिट होती है। कौन सी कैपिटल? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल वो भी फेस वैल्यू की। क्लियर है कि नहीं? और फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा बैलेंस जाता है? अमाउंट रिसीव, जो रिसीव हो गया है। क्लियर है कि नहीं? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी।
उसके बाद पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताओ, इसमें से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर इसमें से कौन सा गलत है। वैसे तो बेटा डी भी गलत है, लेकिन डी की जगह 6% को आप 12% पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इसको मैं इसको सुधार देता हूं, क्वेश्चन को सुधार देता हूं भैया। 6 को पढ़ा जाए, 6 को कितने % पढ़ा जाए? अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। 6 को कितने % पढ़ा जाए? 12% पढ़ा। अब बताओ कौन सा गलत है, अब बताओ कौन सा गलत है, जल्दी जल्दी बताओ अब कौन सा गलत है। फटाफट फटाफट जल्दी बता दो अब कौन सा गलत है। देखता हूं इस बार ऑनलाइन वाले बच्चे कौन सा आंसर सही बोल रहे हैं। भैया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस इज समझ में आया कि नहीं? पहले से बताना पड़ता है कि इस रेट से लेंगे, ऐसा थोड़ी ना जब जो इच्छा हुई ले लो। क्लियर है कि नहीं? गुड, तो आंसर डी। नेक्स्ट बताएं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहे हैं द फॉरफिटेड शेयर विच इज ओरिजिनली, नहीं भैया ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्काउंट पे शेयर हो। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर में ये पीडीएफ भेजूंगा तो 35 जो है ना काट देना, 35 आंसर नहीं लिख लेना, 35 कोर्स का पार्ट नहीं, ये लिख लेना है ना। मैं पीडीएफ भेजूंगा तो ऐसी आएगी, तो उसमें 35 पढ़ना नहीं। 36 का आंसर बताएं सारे बच्चे, 36 का आंसर बताएं। द इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस इज पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम, मैंने आपको पढ़ाया था कॉल एडवांस का इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव से लेकर के डेट ऑफ ड्यू। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अंडर विच द हेड ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर शोन इन बैलेंस शीट, पढ़ा चुका हूं, बताओ कहां दिखाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस एग्जाम्पल है प्रीमिलरी एक्सपेंसेस का? सभी बेटा प्रीमिलरी एक्सपेंसेस मतलब फिक्टिशियस असेट्स एक तरह की। क्लियर है कि नहीं? और ये सब क्या है? फिक्टिशियस असेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं कौन सा सही है। भैया राइट शेयर इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। कौन सा सही है? सी। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ भैया ट्रू पूछा था, ट्रू, झूठ झूठ थोड़ी ना पूछा है। हाँ, द एक्सेस मनी रिसीव ओवर द कॉल्ड ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर इज क्रेडिटेड टू, कॉल्ड अप से एक्स्ट्रा जो भी आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? कॉल इन। अरे जितना बुलाया था उससे ज्यादा दे दिया साहब ने वाले ने, तो वो चीज क्या कहलाती है? कैसे कैसे नालायक है बोल रहा है प्रीमियम, मतलब हद हो गई ये तो। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? हाँ, कॉल से एडवांस कहलाता है, सही है। नेक्स्ट, व्हेन द शेयर इशू टू प्रमोटर्स ऑफ देयर सर्विसेज द अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, अब भी पढ़ा था। सर्विसेज के लिए अगर प्रमोटर्स को दिया है तो किसको डेबिट करेंगे? गुडविल को। किसको डेबिट करेंगे? गुडविल को। और प्रीमिनरी एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट कर रहे हैं तो प्रीमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। कौन सा वाला? 41 बता तो दिया। अच्छा 41 का नहीं बताया क्या? अच्छा 41 का क्या है? 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? ए ही सही है, फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट बी इशूड है। कैसी बातें कर रहा है? फॉरफिटेड शेयर प्रीमियम पे इशू हो सकते। पढ़ लिया था? गुड, चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताओ जल्दी से। वेरी गुड। इससे ज्यादा इशू नहीं किए जा सकते शेयर, जल्दी बताओ 43 का आंसर। ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं किए जा सकते। गुड गुड गुड, कितने सही समझदार बच्चे हैं। 44 का आंसर बताओ, 44 का आंसर बताओ, 44 का आंसर। भैया बोल रहे हैं रिफंड द एक्सेस मनी, बिल्कुल प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ा है हमने। एक्सेस मनी को हम क्या कर सकते हैं? रिफंड कर सकते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं, और जो एक्सेस मनी आई फिर रिफंड कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा हम चाहें तो शेयर्स, कुछ लोगों को शेयर अलॉट नहीं करें, कुछ लोगों को शेयर अलॉट कर दें प्रोराटा बेसिस पर, और एप्लीकेशन का रिफंड करने पैसा, ये भी सही है।
नॉट अलॉटेड शेयर ऑफ सम एप्लीकेशन मेक अ प्रो डाटा, ये भी सही है बेटा, सारे सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बेटा? 43 का आंसर ऑथोराइज्ड कैपिटल। द डिस्काउंट अलाउज टू रेज द फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। डिस्काउंट अलाउ, अगर जितना भी हम फॉरफिटेड शेयर का डिस्काउंट अलाउ होता है वो कहां से सेट ऑफ कर लेते हैं? शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से। कहां से? अरे भैया 10 रुपए वाला शेयर आपने 8 रुपए में इशू कर दिया तो 2 रुपए का डिस्काउंट जो भी होता है वो फॉरफीचर से एडजस्ट हो जाता है। डिस्काउंट एडजस्ट होने के बाद बचा हुआ बैलेंस कहां चला जाता है? कैपिटलिज्म में। ये बात ध्यान रखना। फॉरफिटेड शेयर का डिस्काउंट लिख लो, नहीं पता हो तो रट लो, है ना, भूल भाल गए हो तो। फॉरफिटेड शेयर का डिस्काउंट कहां से सेट ऑफ होता है? फॉरफिटेड शेयर का डिस्काउंट सेट ऑफ होता है किससे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर, 6 का आंसर बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। काट दो इसको, विच वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, फालतू बातें। 46 नहीं करना है, 47, 47 when share are forfeited the share capital account is not debited with dash dash the share forfeiture account is credited with। अब भी आया था ये क्वेश्चन, अब भी आया था कुछ समय पहले, ये वापस आ गया। जल्दी बताओ 47 का आंसर मैंने क्या बताया था? सेम बेटा सेम। अगर कॉल एंड अरियर है तो हम कॉल एंड अरियर को क्या कर देंगे? फटाफट बोलो, कैंसिल कर देंगे, और अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो कहां चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। क्लियर है कि नहीं? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 47 का डी। सारे बच्चे बताओ डिविडेंड किस पे दिया जाता है? यूजुअली डिविडेंड किस पे दिया जाता है? तो अब भी पढ़ के आ गया पेड ऑफ कैपिटल पर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा द मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी। अब भी आया था एक क्वेश्चन फिर से। नॉमिनल कैपिटल बोले हैं या ऑथोराइज्ड कैपिटल बोले हैं? बात एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, नॉमिनल कैपिटल। Which of the following should be deducted from the share capital of paid up capital? पेड ऑफ कैपिटल में से कौन सी चीज डिडक्ट कराई जाती है? जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कॉल एंड अरियर। कॉल्ड अप कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं कॉल एंड अरियर, तब जाके पेड ऑफ कैपिटल आती है। गुड, तो आंसर कॉल एंड अरियर। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताओ। इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यू ऑन द अमाउंट, फॉर द अमाउंट ड्यू देयर विल बी, देयर विल बी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बेटा, अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है तो या तो हम कॉल इन अरियर को डेबिट कर देते हैं। इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो। नहीं 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 लिख। शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक की जगह क्या डेबिट हो जाएगी? कॉल इन अरियर, या कॉल इन अरियर की जगह हम चाहें तो अलॉटमेंट भी डेबिट लिख सकते हैं। अलॉटमेंट का अलॉटमेंट लिख दें, कॉल को कॉल डेबिट कर दें। जैसे फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट। पुराने समय में क्या होता था? कॉल इन अरियर वर्ड नहीं हुआ करता था, तो क्या हो जाता था? कॉल इन अरियर की जगह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देते थे। फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल डेबिट लिख देते थे, सेकंड कॉल को सेकंड कॉल डेबिट कर देते थे। मतलब कॉल इन अरियर, कॉल एंड शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये भी डेबिट की जा सकती है अगर कॉल इन अरियर वर्ड यूज नहीं करना है तो। क्लियर? कोई डाउट? सदमा लग गया लोगों को? हाँ, ऐसा होता है, क्या कर सकते, कभी कभी जीवन में समझ में नहीं आती चीजें। ठीक है, छोड़ो, क्या है, समझ में आया कि नहीं? बताया था मैंने, क्या बताया था बेटा? बेसिकली कॉल एंड अरियर होता क्या है? बताओ, कॉल एंड अरियर बेसिकली होता क्या है? पैसा नहीं मिला, किस चीज का? अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और किसका? कॉल का नहीं मिला। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उसको हम कॉल एंड अरियर बोलते हैं कि नहीं? तो भैया आप चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हो कि नहीं? तो यहां लिखते थे कॉल इन अरियर, लिखते हो। ये कॉल इन अरियर किन चीजों का डेबिट है? किस चीज का डेबिट है? शेयर अलॉटमेंट का, और किसका? फटाफट बोलो, कॉल मनी का। हाँ या ना? तो इसकी जगह अगर मैं इन्हीं को लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो वही तो लिखा है यहां, मतलब हद हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब आ गई समझ में? गुड। तो बताओ इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कॉल एंड अरियर वर्ड अवेलेबल नहीं है।
समझ में आया? ऐसा मत करना आउट ऑफ कोर्स से तो छोड़ के आ जाओ, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, भैया डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर को यूजुअली फिक्स रेट से। कौन सी रेट से? मतलब कौन सा वाला सही है? डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंडीशन द इशू, ये अब भी पढ़ा था। बताओ अगर कोई कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू करना चाहती है तो कौन सी कंडीशन इनमें जरूरी नहीं है? बताओ। हाँ ये पूछा है। पहला तो भैया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यहां गलत लिखा है ऑर्डिनरी, इसको आप स्पेशल रेजोल्यूशन लिख लेना। और दूसरा क्या है फटाफट बोलो? सेम कैटेगरी के शेयर इशू होना चाहिए, 1 साल हो गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना जरूरी नहीं है, क्लियर है? लेकिन उसमें होता ही नहीं है, फालतू बातें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो आंसर कौन सा है फटाफट बोलो? ए। गुड। सारे बच्चे जल्दी से 54 का आंसर बताएं। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द बैलेंस शीट? बताओ बेटा, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी ना दिखाते हैं, तो कैपिटल रिजर्व कहां जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो आंसर कौन सा होगा? डी। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बेटा लास्ट वाला पढ़ लो। डायरेक्टर की इच्छा होगी तो ही कहां ट्रांसफर होगा? फटाफट बोलो। अलॉटमेंट में। कौन सा वाला आंसर सही है? डी। नेक्स्ट वन इज बोनस शेयर कहां से दिए जा सकते हैं? जनरल रिजर्व से। कहां भी से दिए जा सकते हैं? बाकी जो फालतू बातें लिखी वो कोई काम की नहीं। क्लियर? शेयर एप्लीकेशन। हाँ एक और बात नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट मैंने आपको थ्योरी में अभी बताया नहीं, नोट डाउन कर लो। क्या भैया? इस चैप्टर में जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं, जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, चाहे वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, चाहे वो कॉल एंड अरियर हो, चाहे वो कॉल एंड एडवांस हो, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल। तो इस चैप्टर में कोई भी पूछते हैं नेचर क्या होगा, आंख बंद करके किस पे लगाना? पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ गई? गुड। हाँ भैया, कोई बंदा वॉलेंट्री शेयर रिटर्न कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? कोई बंदा वॉलेंट्री कर दे तो शेयर सरेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर सरेंडर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताओ। बोल रहे हैं व्हेन द शेयर इशू टू प्रमोटर्स नॉट फॉर देयर सर्विसेज विच अकाउंट इज डेबिटेड? कहां लिखा? रियंबर्समेंट है, लिखा है रियंबर्समेंट है, तो नॉट फॉर सर्विसेज लिख दिया तो रियंबर्समेंट हो गया क्या? नहीं 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 भैया, फिर अगर प्रमोटर्स को शेयर दे रहे हैं तो प्रमोटर्स अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? प्रमोटर्स को। तो लिख लो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रमोटर्स अकाउंट। हाँ इसमें लिखा होता रियंबर्समेंट ऑफ प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, तो सर्विसेज लिखा होता तो गुडविल, बाकी प्रमोटर्स को देंगे तो प्रमोटर्स को ही डेबिट करेंगे, उससे पैसा लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना, फ्री में थोड़ा ना बट रहा है सब। क्लियर है कि नहीं? हाँ भैया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा वाला इसमें से करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर भैया, सब्सक्राइब कैपिटल होती है ना जो, वो नॉमिनल कैपिटल का पार्ट नहीं होती है। बोल रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, दैट इज द ऑफर टू पब्लिक फॉर द सब्सक्राइब। भैया यही गलत है। क्लियर है कि नहीं? सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? इशूड कैपिटल का। क्लियर है कि नहीं? गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉल इन अरियर? कौन सा वाला सही है कॉल इन अरियर से रिलेटेड? भैया कॉल इन अरियर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताओ जल्दी से। ए, कॉल इन अरियर इज पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच रिमेन इज अनपेड। क्लियर है कि नहीं? बाकी सब गलत। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम मे बी यूटिलाइज बाय अ कंपनी फॉर, कहां कहां यूज कर सकती सिक्योरिटी प्रीमियम का? राइट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर, 63 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा बेटा? डी। Where the forfeited share are issued at a premium, the amount of such premium is credited to capital reserve account। यही गलत है? बोलो हाँ या ना? हाँ, फेस वैल्यू से ऊपर वाला पार्ट कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता। कहां जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाता है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 64, द रेट ऑफ डिस्काउंट। अरे ये फालतू क्वेश्चन है, पुराने समय में हुआ करता था 10%, है ना? हटा दो इसको। हाँ, नेक्स्ट 64 नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर पढ़ लिया तो कोई बुरा नहीं है। पुराने समय में हुआ करता था, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता था? 10%। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड टू। जल्दी जल्दी बताओ, 65 का आंसर बताओ। अब भी पढ़ लिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है ये पूछा है, गलत नहीं पूछा है ना? 66 का आंसर कौन सा करेक्ट है? तो भैया कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, रेजिंग अ लोन, लीगल एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बिल्कुल अभी पढ़ा था हमने। इनसे रिलेटेड प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं और इनसे रिलेटेड खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये करेक्ट है। क्लियर? बाकी सब गलत है। रजिस्टर्ड कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोला जाता है? कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया सर। कौन सा? फटाफट बोलो। ऑथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी कैन नॉट बी इशूड बाय इंडिया? कौन से शेयर इशू नहीं हो सकते इंडिया में? हाँ कहना, ये नया नाम मिला, डिफर्ड शेयर। बाकी सब तो हमने पढ़ रखे हैं। गुड बेटा, तुक्का सही बैठ गया। डिफर्ड शेयर इशू नहीं होते इंडिया में। कितने समझदार बच्चे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो टिक लगा के आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? डिफर्ड शेयर भी इशू नहीं हो सकते और ट्रेजरी शेयर भी इशू नहीं हो सकते। ये सब फॉरेन में इशू होते हैं, हमारे इंडिया में इशू नहीं होते। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये होते क्या है? होते क्या बड़ी दिक्कत हो जाती है। डिफर्ड शेयर का मतलब क्या होता है बेटा? डिफर्ड शेयर का मतलब क्या होता है? डिफर्ड शेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा? डिफर्ड शेयर्स मतलब जिनका पेमेंट में डिफर्ड कर दूं। डिफर्ड समझते हो कि नहीं? सामने वाला मांगने आया, पैसा दो, हमने बोला नहीं भगो बाद में आना, वो चला जाए बिना कुछ बोले। तो इंडिया में ऐसे शेयर नहीं है। ट्रेजरी शेयर क्या होते हैं बेटा? कंपनी खुद के शेयर खरीद सके, इक्विटी खुद खरीद के अपने पास होल्ड कर सके, वो शेयर कौन से कहलाते हैं? ट्रेजरी शेयर। हमारे इंडिया में कि हम बायबैक करके उनको होल्ड कर सकते हैं? नहीं, इमीडिएटली 7 दिन में डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। फॉरेन में होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? चले। हाँ बेटा खुशी, सौम्या। अरे सौम्या आज क्या हो गया? 61 का आंसर पूछ रही है। 61 का आंसर क्या था भैया? 61 कौन सा क्वेश्चन था? भगवानी मालिक है भैया। 61 देखो कहां है? 61 ये रहा। ए सही था बेटा, ए भगवान कहां आ गए अपन? 69 पे थे ना? हाँ भैया। राइट शेयर आर द शेयर, किसको दिए जाते हैं राइट शेयर? फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके, हाँ एक और पूछ लिया सौम्या ने 61, तब तक एक और पूछ लिया 66। अरे बेटा 66 का बी अभी तो बताया था। चल 69 हो गया बेटा। 70 का आंसर, 70 का आंसर, हाँ सी पक्का। अरे वाह, लॉक कर दिया जाए भैया। 71 का आंसर, अनपेड कॉल शॉन इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। मैंने आपको बताया था अनपेड कॉल्ड ऑफ कैपिटल में से माइनस करके रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शन बेसिस पर शेयर अलॉट करना। कौन से बेसिस पर? प्रोपोर्शन बेसिस पर। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक कंपनी परमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। 73 का आंसर फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा शेयर होल्डर से
नहीं ले सकती कैपिटल के लिए। कैसी कैसी बातें कर दी। क्वेश्चन नंबर 74, अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज 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 जल्दी बताओ। बिकॉज, अरे लास्ट वाला एग्जिस्टिंग ओनली इन, बताओ हद हो गई। मतलब यही नहीं बना, भगवान मालिक है हमारा। कैसा कंपनीज एक्ट पढ़ा रे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। भैया इधर लिख लो, ये बैलेंस शीट का शेड्यूल, इसको थोड़ा सा सुधार लो। इस क्वेश्चन को मैं कुछ कुछ चीजें सुधार रहा हूं। इस क्वेश्चन में पुरानी प्रिंटिंग है। क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैं करवा रहा हूं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। इसको पढ़ेंगे शेड्यूल 3। क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल 3। बैलेंस शीट इज आप प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1। बिल्कुल, बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। सॉरी, शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2। शेड्यूल 3 का फर्स्ट पार्ट किसका है? बैलेंस शीट का। और सेकंड पार्ट कौन सा है? पी एंड एल का। सेकंड पार्ट कौन सा है? पी एंड एल का। क्या ये बात याद रहेगी कि नहीं? और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मतलब 2 साल के फिगर आते हैं, करंट ईयर के भी और प्रीवियस ईयर के भी। क्या ये बात याद रहेगी कि नहीं? बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो कौन सा वाला गलत है बेटा? बी। क्यों? क्योंकि पी एंड एल का भी फॉर्मेट है। ठीक है, पार्ट 2। नेक्स्ट वन इज, फटाफट फटाफट कौन सा दे रखा, फटाफट बोलो। इफ द वेंडर, भैया हमने शेयर इशू कर दी 80,000 के, असेट थी 60,000 की। आपको पता है 20,000 रुपए कहां डेबिट होगा? एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, शेयर ज्यादा के दे दिए। गुडविल कहां जाएगी? गुडविल में जाएगी। गुड बेटा। 77 का आंसर बताओ। 77 का आंसर बेटा लास्ट वाला, बोर्ड में बी कंसीडर, बोर्ड में बी कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ। बिल्कुल बेटा, बोर्ड कभी भी मतलब डिफाइन नहीं कर सकता किसी को। क्लियर है कि नहीं? कि नहीं फॉरफिट नहीं कर रहे हैं हम। क्लियर है कि नहीं? इसका कर रहे हैं, इसका नहीं कर रहे हैं, ऐसा। तो बोर्ड में कंसीडर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग एक्स शेयर होल्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फॉरफीचर बिफोर द डिस्पोजल ऑफ फॉरफीचर। क्लियर है कि नहीं? बोर्ड के पास पावर है, क्योंकि बोर्ड ही फॉरफिट करता है ना। बोर्ड के पास पावर नहीं है कि है? बोर्ड के पास पावर है कि नहीं है? है भैया, बोर्ड के पास पावर है। किस चीज का? फॉरफीचर करने का बोर्ड के पास ही पावर होता है, और किसी के पास पावर नहीं है। अभी पढ़ा था हमने फॉरफीचर के प्रोसीजर, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसीजंस लेते हैं कि फॉरफिट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 78 For which of the following purpose of share premium of the company cannot used in the case of company issued share premium? सारे बच्चे बताओ जल्दी 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 जल्दी। पहले ही वाला गलत है। गुड, समझ में आ गया? देखा कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए। अब आ गए प्रैक्टिकल। अब कहा गए, अब मैं आपको प्रैक्टिकल को सॉल्व करके कुछ कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, वो भी लिख लेना। पहले तो मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखवा दिए और फॉर्मूले लिखवा दिए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का एक आपका व्यू रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? और फॉर्मूले अब तुमको समझ में आएंगे, क्योंकि अब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। प्रैक्टिकल कितने कराओगे सर? एक यहां 79 से लेकर के 125 तक क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? 125 तक टोटल मिला के 125 130 क्वेश्चंस हैं, सब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल। और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चन जितने आज मैं करवा रहा हूं ये, और जो पहले मैंने आपको नोट्स दिए थे वो, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। हर चैप्टर में मैं अलग क्वेश्चंस कराऊंगा, जो दिए हैं उनसे अलग, सेम नहीं बात करेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो तो आपके पास रटे हुए हैं, लिखे हुए हैं घर पे। समझ में आ गया? चल, क्वेश्चन नंबर 79 आपको नहीं करना है, फिर 80 भी नहीं करना है। 79 और 80 काट दो। काट दिया 79 और 80? बोलो हाँ है ना? गुड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 है फॉरफीचर पर। 81 किस पर है बेटा? बेटा 81 किस पर है? फॉरफीचर पर। तो 81 जो हमारा फॉरफीचर पर है, उसके लिए मैं तुमको पहले तो फॉरफीचर बता दूं। क्या बता दूं बेटा?
फॉरफीचर। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं फॉरफीचर। फॉरफीचर में लिखो दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने तरह के? दो। पहला नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ फॉरफीचर और दूसरा प्रो राटा अलॉटमेंट शेयर फॉरफीचर, जिसमें प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है वो वाले शेयर का फॉरफीचर। कितने तरह के क्वेश्चंस बनेंगे? दो। कौन कौन से? नॉर्मल फॉरफीचर ऑफ शेयर और दूसरा प्रो राटा शेयर। क्लियर? पहले हम नॉर्मल शेयर की बात करेंगे। समझ में आया? पहले हम किसकी बात करेंगे? जोर से बोलो। नॉर्मल शेयर की बात करेंगे। सर ये नॉर्मल शेयर ऑफ फॉरफीचर क्या होता है? तो नॉर्मल शेयर मतलब जहां पर हमने शेयर्स का अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पर नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? वहां पर हम फॉरफीचर कैसे करेंगे? तो इट इज वेरी वेरी इजी। मैंने आपको सिखा रखा है कि भैया जब कोई कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो बेसिकली हमारी बैलेंस शीट में ये तीन अकाउंट्स आ रहे रहते हैं। कौन कौन से? पहला, शेयर कैपिटल का अकाउंट मेरी बुक्स में ओपन होगा, क्योंकि बाकी सारे अकाउंट तो क्लोज हो जाते हैं जनरल एंट्री में। एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? फर्स्ट फाइनल कॉल क्लोज हो जाएगी, तीन अकाउंट लास्ट में बचते हैं। हमको क्या करना है? हमको दो चीजें करना है। एक तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करना है, क्योंकि भैया हम उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल कैंसिल होगी। और दूसरा, कॉल इन अरियर, अब वो पैसा नहीं देगा तो ये दो चीजें कैंसिल होगी। लेकिन पैसा लौटाएंगे नहीं, जो उसने दे दिया वो लौटाएंगे नहीं। तो बेसिकली हमको एंट्री अगर हम सीखें तो क्या एंट्री डालते हैं? एंट्री डालते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? हमने पढ़ा था, इसको डेबिट कर देंगे। याद आ गया? तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी। कौन सी वैल्यू से होगी? हमेशा याद रखेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू वो भी किसकी? केवल फेस वैल्यू वाले पार्ट की। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू वाले पार्ट, प्रीमियम नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो कॉल्ड अप वैल्यू रिलेटेड टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से रिलेटेड जितनी भी कॉल्ड अप वैल्यू है वो डेबिट हो जाएगी। कॉल इन अरियर का बैलेंस डेबिट है। कॉल इन अरियर हमारी असेट था कि नहीं? अरे हाँ है ना, ये हमारी असेट है, ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा टू कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर क्या है? अमाउंट ड्यू, बट अमाउंट ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं। वो क्या कहलाएगा? फटाफट जल्दी बताओ, वो चीज क्या कहलाएगी? कॉल इन अरियर कहलाएगी। समझ में आई बात की नहीं? वो चीज हमारी कॉल इन अरियर होगी। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। बोलो। डिफरेंस कहां चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर में कौन सी वैल्यू जाएगी? ड्यू एंड रिसीव। ड्यू एंड रिसीव केवल किसका? फेस वैल्यू का। कौन सी वैल्यू का? फेस वैल्यू। ये मैंने बात करी थी एक तो। क्लियर है कि नहीं? ये कौन सा वाला फॉरफीचर हो गया? फटाफट बोलो। एट पार। हमारा शेयर कैसा इशू हुआ था? एट पार। तो हम फॉरफीचर की एंट्री डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। वो भी कौन सी वैल्यू से? सुनाई नहीं दिया? फेस वैल्यू नहीं, केवल कॉल्ड अप वैल्यू। ध्यान रखना, केवल कॉल्ड अप वैल्यू। अब एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहली चीज, पेड अप वैल्यू इज गिवन। क्या देते हैं? अगर पेड अप वैल्यू गिवन है ना तो जंग जीत ली। पेड अप वैल्यू ही शेयर फॉरफीचर में जाएगी। कहां जाएगी? पेड अप। नोट डाउन कर लो, क्या गिवन है क्वेश्चन में? पेड अप वैल्यू। अगर पेड अप वैल्यू गिवन है, भूल जाओ क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में यही पूछेंगे शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा? ऑलवेज पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। कौन सी वैल्यू? पेड अप वैल्यू। जितना पे कर दिया उसने बस वो जाएगा। समझ में आया? अगर पार वैल्यू पर इशू है तो ध्यान रखना, मैंने बोला पार वैल्यू पर इशू है तो पेड अप वैल्यू ही कहां जाएगी? बोलो। फॉरफीचर अकाउंट में जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेड अप वैल्यू इज नॉट गिवन, तो हमको पेड अप वैल्यू निकालना पड़ेगी। पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है तो पेड अप वैल्यू निकालना पड़ेगी। पेड अप वैल्यू निकालेंगे कैसे? कॉल्ड अप
माइनस 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 कॉल नॉट रिसीव। बात समझ में है? ड्यू बट नॉट रिसीव। क्लियर है कि नहीं? नॉन पेमेंट माइनस कर दोगे तो कॉल्ड अप वैल्यू माइनस नॉन पेमेंट अमाउंट। नॉन पेमेंट अमाउंट मतलब जो उसने पे नहीं किया, लेकिन जो ड्यू हो गया है, जो क्या हो गया है? ड्यू हो गया है, तो पेड अप आ जाएगी कि नहीं? तो बेसिकली आपको पेड अप वैल्यू निकालना है। क्लियर है कि नहीं? और पेड अप वैल्यू ही क्या कहलाती है? ड्यू एंड रिसीव कहलाती है। क्या ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू वर्ड लिखा रहेगा, दैट मींस ड्यू एंड रिसीव दिया है। नहीं दे रखा तो नॉन पेमेंट लिखा रहेगा, तो कॉल्ड अप में से नॉन पेमेंट माइनस कर देना तो पेड अप आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, जो पेड अप आया उसका क्या करेंगे? जो पेड अप आया उसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर से, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। क्वेश्चन पूछेगा क्या? क्वेश्चन पूछेगा भैया शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा। हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही होगा कि शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा, बस वो निकालना है। उसके लिए पेड अप वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? पेड अप। बाकी मेरे को मतलब ही नहीं। दूसरा पूछते हैं, शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगी? कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन सी वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू से। क्लियर है कि नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं, करते बनेगी। सौम्या बेटा पूछो, क्या डाउट आ गया? आज सौम्या, खुशी चुपचाप है, आज सौम्या पूछ रही है सारे डाउट। हाँ सौम्या बेटा, सर एक डाउट है। पूछो, जल्दी पूछो, फटाफट पूछो, टाइम नहीं। आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, जल्दी पूछो। कॉल्ड अप के पास फेस वैल्यू क्यों लिखा है? मैं समझा रहा हूं बेटा, अभी समझा रहा हूं। कॉल्ड अप के पास फेस वैल्यू क्यों लिखा है, समझा रहा हूं, बिल्कुल समझा रहा हूं बेटा। मैंने ये बोला है कि दो चीजें होती हैं। ये देखो, एक होती है कैपिटल और एक होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। भैया ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू है शेयर की 10, प्रीमियम है 4। तो बेटा मैंने शेयर होल्डर से बुलाया है इस फेस वैल्यू का 6 रुपए और इस प्रीमियम को बुलाया है 2 रुपए। ये टोटल मिला के कॉल्ड ऑफ कितना हो गया? 8 रुपए। ठीक आया ना? तो मैंने आपको यह बोला है कि इससे मतलब नहीं है, कैपिटल में फेस वैल्यू की कॉल्ड अप वैल्यू आएगी, ये लिखा। ओके, तो कैलकुलेशन केवल फेस वैल्यू पे करना है। प्रीमियम कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं होगी। प्रीमियम के लिए प्रीमियम डेबिट करेंगे, अभी प्रीमियम समझेंगे। क्लियर? केवल 6 लेंगे मतलब, बिल्कुल अब समझ गया। चल, इतना क्लियर है? अभी ले रहा है बेटा प्रैक्टिकल, बट पहले मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें बता दूं आपको। इतना समझ में आ गया? सर टाइम हो गया आज का। ठीक, आज का टाइम खत्म। कल हम इसके कुछ प्रैक्टिकल्स करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है? तो अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चंस आएंगे, पढ़ के जाना, मजा आ रहा होगा आई होप रिवीजन में। क्लियर है कि नहीं? चल तो मिलते हैं कल। खुद रिवाइज करोगे तो मेरे को नहीं लगता तुम इतने जल्दी रिवाइज कर पाओगे, मैं करवा दूंगा तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। बाय बाय बच्चों।